नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए सेशन में। और नए सेशन में डिटेल में डिस्कस करूंगा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी के समक्ष 3 सवाल रखने वाला हूं। अगर आप इन 3 सवालों के जवाब आपको आते हैं तो आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है इन तीनों सवालों के जवाब देने में, या फिर कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि वीडियो देखने की ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो को देखिए। तो तीनों सवाल मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ। पहला सवाल है आपके सामने कि विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फसाइज द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, यानी कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का सूत्र पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर बल देता है। सवाल पूछा गया था RSMSSB 2019 का, जो 29 दिसंबर को पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। सवाल नंबर 2 है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अनावश्यक ग्रंथों की छंटनी या वीडिंग पर बल देता है। ये KVS 2018 में पूछा गया था। सवाल तीसरा है पुस्तकालय विज्ञान के 5वें सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वृद्धनशील डॉट जो दे रखा है, आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। 4 सवाल हैं। चारों सवाल अगर आपको आते हैं, तीनों सवाल आपको आते हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन है तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा 5 लॉज को, तो आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करता हूं। तीनों सवाल आपने देख लिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तीनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो पहला शुरुआत करते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दी हैं SR रंगानाथन ने। थोड़ी इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1924 के अंदर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ था, और 1928 के अंदर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम हैं वो तैयार कर लिए गए थे। फिर 1931 में इसको एक बुक के रूप में इनकी पब्लिशिंग हुई थी, 1931 में हुई थी। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो बुक थी उसको पब्लिश कब किया गया था? 1931 में किया गया था। इसमें से 2 अहम सवाल आते हैं कि पहला आता है कि जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की भूमिका किसने लिखी थी। बहुत अहम सवाल है भूमिका का। तो वो लिखी थी WCB सेयर्स ने लिखी थी। और प्रस्तावना का सवाल आता है तो प्रस्तावना लिखी थी शिवा स्वामी अय्यर ने। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भूमिका लिखी थी WCB सेयर्स ने और प्रस्तावना लिखी थी शिवा स्वामी अय्यर ने। ट्रिक कोई नहीं है यहाँ पे। जो छोटा वर्ड भूमिका है तो यहाँ पे छोटा वाला नाम रख लेना और बड़े वाले में बड़ा वाला नाम रख लेना। फिर बात करते हैं 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपको पढ़ने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आपको इनको इंग्लिश में, जैसे ऐसा रंगनाथ ने बताया वैसे कि वैसे आपको रट लेना है, क्योंकि पेपर में अगर मिस्टेक होती है तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जाती है। तो पहले मैं बता देता हूँ। पहला नियम कहता है बुक्स आर फॉर यूज। सेकंड कहता है एवरी रीडर हिज हर बुक। तीसरा कहता है एवरी बुक इट्स रीडर। फोर्थ कहता है सेव द टाइम ऑफ रीडर। एंड फिफ्थ कहता है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। देखो पहला सिंपल हो जाएगा, बुक्स आर फॉर यूज। सेकंड कहता है एवरी रीडर हिज हर बुक। और तीसरा इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं आप इसको, ये हो जाएगा एवरी बुक्स इट्स रीडर, इसका एक उल्टा हो जाएगा। चौथा सेव द टाइम ऑफ रीडर्स। और पांचवा है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 सूत्र हैं, इनको आप आराम से रट लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब डिटेल में 1 बाय 1 इनका डिस्कस करेंगे। नंबर 1 की बात करेंगे। नंबर 1 कहता है कि बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकालय उपयोग के लिए। ये तो इसका सूत्र हो गया। अब इनसे क्या क्या बातें समझ में आती है? 5 सूत्रों से बहुत सारी बातें निकल गई थी, तो मेन पॉइंट पे अपन डिस्कस करेंगे। अब जो भी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको मिलान करते हुए करेंगे। पहला ही सूत्र ये कह रहा है कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। इसका मतलब पहला जो पॉइंट कह रहा है कि पुस्तकालय में प्रवेश या सदस्यता के नियम सरल होने चाहिए। यदि पुस्तकालय में प्रवेश व सदस्यता के नियम सरल होंगे तो पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे इस तरह से सेटिस्फाई होता है। नंबर 2 है पुस्तकालय में मुक्त प्रवेश प्रणाली होनी चाहिए, यानी पुस्तकालयों में मुक्त प्रवेश प्रणाली होगी तो पुस्तकालय का मैक्सिमम उपयोग होगा। इसको आप मैक्सिमम उपयोग के पॉइंट से समझ सकते हैं, यानी उपयोग से भी समझ सकते हैं। पुस्तकालय का प्रचार प्रसार होना चाहिए। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि पुस्तकालय का यूज क्या है, पुस्तकालय क्यों बने होते हैं। बहुत से लोगों के मन में धारणा होती है कि पुस्तकालय का मतलब जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती है। तो पुस्तकालयों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को ये जागरूक करना चाहिए कि पुस्तकालय में आप आगे पढ़ सकते हैं। नंबर 4 की बात करें, पुस्तकों का चयन व रखरखाव। पुस्तकों का चयन व रखरखाव होगा तो पुस्तकें अधिक समय तक चलेगी तो अधिकतम यूज उनका कर पाएंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं पुस्तकालय की बनावट और फर्नीचर। पुस्तकालय की बनावट अच्छी होनी चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, पुस्तकालय का वातावरण शांत व सरल होना चाहिए, तो इससे ताकि पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग किया जा सके। प्रशिक्षित पुस्तकालय स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है पुस्तकालय में अधिकतम उपयोग के लिए, ताकि पुस्तकों का अच्छा से व्यवस्थापन हो और जो रीडर हैं उनके साथ में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। और पुस्तकालय का समय वो अधिकतम 24 घंटे तक का होना चाहिए, ताकि निर्बाध रूप से जिसको जब ज़रूरत पड़े वो पुस्तकालय में आकर पढ़ाई कर सके। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो सारे मैंने पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप इसको सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करोगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे।
अगले सूत्र की बात कर लेता हूँ। अगला सूत्र ये कहता है कि एवरी रीडर हिज हर बुक। ये तो सूत्र हो गए, ये इसका हिंदी में मतलब होता है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ये तो आपको हूबहू रट लेना है। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको ध्यान में देखो। पहला है कि सरकार पुस्तकालय की स्थापना करे। जब सरकार पुस्तकालय की स्थापना करेगी तो पाठकों को पुस्तकें मिलेगी। नंबर 2, पुस्तकालयों में पाठकों के अनुसार पुस्तकों की व्यवस्था हो। पाठक हैं उनकी ज़रूरत के अनुसार पुस्तकों की व्यवस्था हो। अगर कोई कॉलेज लाइब्रेरी है तो जो कॉलेज में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनकी बुक तो कम से कम होनी चाहिए, तो ये इससे सेटिस्फाई होते हैं ना। पॉइंट नंबर 3 कहता है पुस्तकालय अधिनियम के आधार पर पुस्तकालयों की स्थापना हो। पुस्तकालय नियम या पुस्तकालय जो अधिनियम जो लाइब्रेरी एक्ट बनाए जाते हैं उनके अनुसार पुस्तकालयों की स्थापना हो। इसका मतलब भी ये होगा कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिल पाएगी। नंबर 4 है पुस्तकालय कर्मचारी पुस्तकों का उचित व्यवस्थापन करे। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलने के लिए ज़रूरी है कि पुस्तकों का व्यवस्थापन सही तरीके से होना चाहिए। नंबर 5, पाठकों का कर्तव्य है कि वे समय पर पुस्तकों को लौटा देवे। अगर पाठक समय पर पुस्तकें लौटाएंगे तो दूसरे पाठकों को भी उसकी पुस्तकें मिल जाएगी। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य सरकार पुस्तकालय अधिनियम बनाए। ये सवाल अपने यहाँ पे रखा था, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। पहला ही सवाल था कि विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इम्पासाइज द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तो राज्य सरकार पुस्तकालय अधिनियम बनाए, तो ये कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है? ये सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। अब मूव करते हैं तीसरे लॉ पर। तीसरा लॉ ये कहता है कि एवरी बुक्स इट्स रीडर। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये उसका उल्टा है। पहले वो था कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, और ये है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो ये आराम से याद हो जाएगा। ये द्वितीय सूत्र का पूरक है, कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तक चयन, देखो पुस्तक चयन क्या होना चाहिए? जब लाइब्रेरी के अंदर जब बुक्स खरीदी जाती हैं तो पुस्तक चयन पाठकों के अनुसार होना चाहिए, ताकि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। अगर पुस्तकें खरीद लोगे, अगर पाठकों के अनुसार पुस्तकें नहीं खरीदोगे तो क्या होगा? पुस्तकें किसी काम की नहीं रहेंगी। मुक्त प्रवेश प्रणाली पे जोड़ देता है ये वाला। मुक्त प्रवेश प्रणाली होगी तो पुस्तकें पाठकों को मिल पाएगी। रेफरल सर्विस, यानी पुस्तकें एक पाठक के पास है फिर दूसरे पाठक के पास ऐसे मूव होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक पुस्तक को उसका वो पाठक मिलता रहे ज़रूरत के हिसाब से। पब्लिसिटी होनी चाहिए, पब्लिसिटी प्रचार प्रसार होना चाहिए, यानी प्रत्येक जो पुस्तक होगी ना उसका प्रचार होना चाहिए कि ये किताब अच्छी है बुरी है। इसके हिसाब से क्या होगा कि पुस्तक को उसका पाठक मिलता रहेगा। नए पाठक की सदस्यता अभियान, पाठकों को जोड़ना पड़ेगा ताकि पुस्तकों का अधिकतम यूज में किया जा सके। पाठकों को उसका पुस्तकों को उसका पाठक मिलता रहे। सेल्फ अरेंजमेंट, जो सेल्फ होती है उसके अंदर पुस्तकों का अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए, तो जिससे क्या होगा कि पाठक होगा उसको पुस्तक सही जगह दिखाई देगी और वहाँ पर से आराम से लेकर उसको पढ़ सकते हैं। नवीन पुस्तकों का प्रबंधन होना चाहिए। और संदर्भ सेवा, वांछित पुस्तक के लिए। यहाँ जो संदर्भ सेवा है उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि केमिस्ट्री पे अच्छी बुक्स कौन सी है तो उसको संदर्भ सेवा के द्वारा पुस्तकों के नाम बताए जा सके, तो पुस्तकों के नाम बताने के लिए जो संदर्भ सेवा है वो तीसरे लॉ के अंदर आएगी। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 ये कहता है कि सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठकों का समय बचाओ। अब पाठकों का समय बचाने की अनुशंसा करता है ये नियम, ये तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि पुस्तकालय ऐसे स्थान पर जहाँ पाठकों का जाने का समय खराब नहीं हो। तो जितने भी जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर जो पुस्तकालय होता है वो सेंटर के अंदर रखा जाता है, जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी नाम लगभग रखा जाता है। तो सेंटर के अंदर पुस्तकालय होना चाहिए ताकि जितने भी जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ के टाइम पे मिले। तो सिटी की बात करें तो सिटी में के अंदर भी कॉमन एरियाज़ के अंदर, पब्लिक एरिया के अंदर पुस्तकालय होना चाहिए। इसके अलावा पुस्तकालय के अंदर जगह जगह रूम गाइड लगी होनी चाहिए, यानी ये सेक्शन इस टाइप की बुक्स का है, ये धार्मिक किताबों का सेक्शन है, इसी रूम के अंदर ऐसी गाइड लगी होनी चाहिए। अगला है वर्गीकरण और सूचीकरण में मानक पद्धतियों को काम में लेना चाहिए। पुस्तकों का वर्गीकरण करना हो या सूचीकरण करना हो तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड मानक पद्धतियाँ उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पाठकों को पुस्तक ढूंढने में समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आदान प्रदान प्रणाली कम समय लगने वाली होनी चाहिए। जो सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो काम होता है वो कम समय वाला होना चाहिए। और इसके बाद में है संदर्भ सेवा से समय की बचत होती है। संदर्भ सेवा होनी चाहिए ताकि पाठकों को कम समय में क्वेश्चंस के आंसर मिल पाएँ। संदर्भ सेवा में पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। लास्ट की बात करेंगे। लास्ट है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय एक वर्धनशील जीव है, संस्था है, जो भी है, लेकिन आप इंग्लिश में इसको समझ लीजिए पुस्तकालय इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये सवाल एग्जाम के अंदर आता है। इसके अंदर क्या है कि देखो पुस्तकालय में ग्रंथ, पाठक, कर्मचारी तीनों में वृद्धि होनी चाहिए। ग्रंथ भी बढ़ने चाहिए, पाठक भी बढ़ने चाहिए और कर्मचारी भी बढ़ने चाहिए, तभी पुस्तकालय की वृद्धि मानी जा सकती है। पुस्तकालय की बिल्डिंग भी बढ़नी चाहिए। अब इसके अंदर क्या होता है कि पुस्तकालय की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर और कमरे बढ़ाए जा सके, पुस्तकालय में भवन में भी वृद्धि की जा सके। अनुपयोगी किताबों की छंटनी करनी चाहिए, ये भी इसके नियम के अकॉर्डिंग है, यानी जो भी
जो ग्रंथ यूज में नहीं आ रहे उनको मृत घोषित कर देना चाहिए और उनको छटनी करके बाहर निकाल देना चाहिए। बाल विकास, प्रौढ़ शिक्षा, ये भी किस में आता है कि ये 5वें सूत्र के अंदर आता है। पुस्तकालय में आकार में वृद्धि, ये भी 5वें सूत्र के अंदर आएगा। और नियोजन, संचालन, संगठन, ये भी इसके अंदर आएगा। तो 5 सूत्र मैंने अपने हिसाब से बताने की कोशिश करी है। सारा का सारा आपको ये कंप्लीटली आपके सामने मैंने रख दिए 5 सूत्र। अब आपको क्या करना है कि जो मैंने पॉइंट बताए हैं ना, उनको उनकी हेडलाइन के साथ, यानी उनको फॉर्मूलों के साथ मिलाते हुए इनको समझने की कोशिश करनी है। वीडियो अगर एक बार में समझ नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ वीडियो समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। मैंने जो 3 सवाल रखे थे उनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। पहला सवाल था, देखो यहाँ पे था कि कौन सा अधिनियम पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर बल देता है। तो कौन सा नियम देता है, तो ये तो दूसरा नियम है, ये देता है। ये मैंने आपको सेकंड नियम के अंदर बता दिया है। कौन सा सूत्र अनावश्यक ग्रंथों की छटनी पर बल देता है, तो 5वें जो सूत्र है वो देता है। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया 5वें पॉइंट के अंदर। और लास्ट है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील क्या है, तो यहाँ पे आप ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, 4 ऑप्शन है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म करना है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड जो लिखा हुआ फॉर्मूला है वो यहाँ आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ऐसा आपको नहीं करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप यहाँ पे भी आप याद कर लीजिए, जाते जाते इनकी भूमिका WCB सेयर्स ने दी थी और प्रस्तावना सेवा स्वामी अय्यर ने दी थी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा थोड़ा बहुत मोटिवेट करें हमें, ताकि हम अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ अपनी राय ज़रूर देवे कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।